टैरिफ हाइक्स होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भारती ने अपने टैरिफ हाइक्स किए प्रीपेड पे, वोडाफोन आइडिया ने आज किए, और अब नज़र सबकी है कि जियो भी क्या फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब होता है? फिच रेटिंग्स के नितिन सोनी, जो इस पूरे स्पेस को बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये एनालाइज करने के लिए हमारे लिए कि ये टैरिफ हाइक्स जो बहुत टाइम से इंतज़ार था फाइनली हो रहा है, इससे इनके बैलेंस शीट्स पे कितना इंप्रूवमेंट आएगा। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ET Now स्वदेश पे हम पहली बार बात कर रहे हैं, ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर। आप बताइए कि इनकी फाइनेंशियल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं इन टैरिफ हाइक्स की वजह से। या अजय, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो हम लोग काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि ये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र हम लोग बोलते हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उसको इंक्रीज करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज ट्राई कर रही थी। बट आई थिंक लास्ट 2 years में बिकॉज ऑफ द कोविड कंपनीज ये रेज नहीं कर पाई टैरिफ। बट नाउ बोथ वोडाफोन आइडिया एंड भारती ने 20 से 25% अपना हेडलाइन टैरिफ इंक्रीज करने का अनाउंसमेंट किया है, और ये ऑब्वियसली पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखें तो उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर काफी कम है भारती से और जियो से। उसका आरपू इज अराउंड 108-110 लेवल्स, और भारती का इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट आरपू है 153 के अराउंड। सो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 10 से 15% इनका आरपू बढ़ेगा यहाँ से FY22 में, और FY23 में अगेन 10 to 15% इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीज होना चाहिए। हम भारती को रेट करते हैं BBB- विद नेगेटिव आउटलुक, बट वो नेगेटिव आउटलुक हमारा जो इंडिया सॉवरेन के ऊपर नेगेटिव आउटलुक है उसकी वजह से है। अंडरलाइन क्रेडिट प्रोफाइल भारती का बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहा है बिकॉज उन्होंने लार्ज इक्विटी रेस किया है, और ये टैरिफ हाइक से उनका फर्दर जो डीलेवरेजिंग होगा उनकी बैलेंस शीट में वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। राइट नितिन, आपने जैसे बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये मच नीडेड था ताकि सेक्टर प्रॉफिटेबल हो पाए, और शायद एक प्राइस वॉर या फिर एक कंपेटिटिव एडवांटेज भारती रखना चाहता था व्हेन जियो लॉन्च, और उसके बाद से कि ये प्राइस हाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी जल्दी, लेकिन एंटिसिपेशन में था कि होना चाहिए, मच नीडेड है। आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही ये भी एक वर्जन आ रहा है भारती मित्तल की तरफ से कि सुनील मित्तल की तरफ से कि 300 आरपू भी हो जाएगा आने वाले समय में, और हमने देखा उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने भी इंक्रीज किया। क्या लग रहा है, क्योंकि इनके AGR ड्यूज भी एक बड़ा रीज़न है, मॉरेटम पीरियड भी बड़ा रीज़न होगा जिसकी वजह से भी गोल अचीव होने हैं? या आई थिंक एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट हो रहे हैं सेक्टर में। एक तो टैरिफ हाइक्स हो रहे हैं। टैरिफ हाइक सी नेचुरली वैसे भी इम्प्रूव हो रहे हैं बिकॉज जो 2G कस्टमर्स हैं जब वो 4G प्राइसिंग प्लान पे जाते हैं तब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंक्रीज होता है, और दूसरा ये हेडलाइन टैरिफ इंक्रीज हुआ है। एंड we also expect कि ये टैरिफ फर्दर इम्प्रूव होने चाहिए बिकॉज इंडिया इज स्टिल द चीपेस्ट टैरिफ टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। दूसरा, आप ये देखिए कि अभी भी अगर इवन आफ्टर दिस 20 to 25% इंक्रीज, अगर हम भारती का आरपू लेते हैं 150 रुपीज से 30 रुपीज इंक्रीज होता है, even at 180 levels, I think it's still it's not that high for a sustainable return on investment in this industry. तो भारती की मैनेजमेंट ने भी ये बोला है कि वो देखते हैं कि 200 रुपए तक आरपू जा सकता है और लॉन्ग टर्म में 300 रुपए तक हो सकता है। सो हमारा ये मानना है कि विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years आई थिंक ये आरपू इज ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड, एंड 200 रुपीज ये टच कर सकता है बाय एंड ऑफ FY23 FY24। दूसरा जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हुए हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हुई हैं। गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए विद द डेफरल ऑफ AGR एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज, और स्पेक्ट्रम ऑक्शंस का पीरियड 30 years कर दिया है, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया है AGR की डेफिनेशन को। तो ये दोनों ही डेवलपमेंट्स काफी पॉजिटिव है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। नितिन, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। इस बार ना ये बताया जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के बाद हो सकता है 5G रोल आउट हो जाए।
ठीक उससे पहले टैरिफ बढ़ाए गए हैं। अभी 4G सर्विसेज है इंडिया के अंदर। ये ऐसा तो नहीं कि 5G को बहुत अच्छे तरह से लॉन्च करने की पहले एक तैयारी हो रही है कि आप 4G के भी टैरिफ बढ़ा दो। एक तो पहला पॉइंट मेरा ये। दूसरा, जब 5G रोल आउट होगा तो कैपेक्स एक्सपेंशन का प्रेशर बैलेंस शीट्स पे दिखेगा या फिर अच्छे से ग्राहक जुड़ेंगे जिससे आरपू बहुत स्पीड से बढ़ेगा? 200-300 नहीं हो सकता, इससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाए। आई थिंक 5G को हमें एक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। फर्स्टली 5G स्पेक्ट्रम ऑप्शन मुझे लगता है कि 2022 में डेफिनेटली हो सकते हैं, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, वेदर इट हैपेंस इन मार्च में हो या जून में हो। देन सेकंड पॉइंट इज कि 5G स्पेक्ट्रम एक्सपेंसिव होंगे, एटलीस्ट $5 billion प्लस अमाउंट होगा फॉर अ पैन इंडिया 5G स्पेक्ट्रम एसेट्स, और उसके लिए टेलीकॉम कंपनीज को 1/3 से लेके 40% of that amount उनको upfront पे करना पड़ेगा। तो obviously they need capital to pay that amount, and both Reliance Jio and Bharti उनके पास sufficient cash available है। भारती ने recently $2.8 billion equity भी commit कर लिया है, so they have sufficient cash to pay for the 5G spectrum assets। Vodafone Idea की balance sheet weak है, and I think वो struggle करेंगे 5G spectrum assets कितने ले सकते हैं। एंड आई थिंक ये टैरिफ हाइक वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल के लिए काफी पॉजिटिव है, बिकॉज उनका आरपू सबसे लोएस्ट है, एंड वो उनको आरपू बिल्कुल चाहिए मार्केट में बढ़ाने के लिए, सो दैट उनकी कैश जनरेशन इतनी हो पाए कि वो इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर पाए अपनी राइट नाउ ऑन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 4G आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5G जब लॉन्च होगा 2022 एंड में या 2023 के बिगिनिंग में, अगर 4G के प्राइसेस ही अगर 200 रुपए भी नहीं होंगे तो 5G को हायर प्राइस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टेलीकॉम कंपनीज के लिए, बिकॉज मेरा मानना यह है कि 5G शुरू में सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही ज्यादा यूज होगा, दिल्ली, मुंबई एंड मे बी तमिलनाडु एंड सम ऑफ द अदर जो बड़े सर्कल हैं, और जो छोटे सर्कल हैं उसमें 5G का यूसेज थोड़ा कम ही रहेगा और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, क्योंकि जब लोग स्मार्टफोन अपग्रेड करेंगे, 5G स्मार्टफोन खरीदेंगे, तब उसका यूसेज बढ़ेगा। तो डेफिनेटली 5G केपेक्स के लिए हेल्प करेगा टैरिफ हाइक, 5G स्पेक्ट्रम को परचेज करने के लिए हेल्प करेगा, और फर्दर जब 5G लॉन्च होगा तो उसकी प्राइसिंग भी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होगी कि उस समय 4G प्राइसिंग क्या होती है। सिंस वी हैव यू, एक आपसे एक राय इस पे भी ले लें, जो जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च हुआ, जो जिसकी तैयारी थी जियो की, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी थी। हमें याद है कि हमने स्टोरी ब्रेक की थी, 5 बड़े नेशनल लेंडर्स से बातचीत थी फाइनेंसिंग करने के लिए, और एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफरिंग, एकदम 2G के प्राइसिंग में जियो फोन नेक्स्ट की बातचीत थी। लेकिन जो हुआ एग्जैक्टली वो थोड़ा टेम्पर्ड टाइप का लॉन्च था। आपकी क्या राय है उसके ऊपर, और बाय व्हेन डू यू एक्चुअली सी कि वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है जियो की अर्निंग्स में, जियो फोन नेक्स्ट? सी जियो फोन और जियो फोन नेक्स्ट, आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी है कि अभी भी हमारी कंट्री में अगर आप देखिए कि 150 से 200 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो अभी भी 2G पर है। अब इन कस्टमर्स ये बहुत स्टिकी है 2G से, राइट? उनको 4G मूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन टेलीकॉम कंपनीज को, और सबसे बड़ा हर्डल होता है कि ये लोग 10,000 से ऊपर का हैंडसेट नहीं खरीदना चाहते, और 4G हैंडसेट 5,000 से 10,000 या उससे भी महंगा आता है, और अपफ्रंट कॉस्ट बेसिकली नहीं पे करना चाहते। तो जियो की जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि जियो फोन थोड़ा सा सब्सिडाइज करके और एक पेमेंट प्लान प्रोवाइड करके, सारे फीचर्स प्रोवाइड करके, वो 2G कस्टमर्स को ल्योर करना कि वो 4G पर आए, और उससे आपको इम्प्रूवमेंट होता है डेफिनेटली जब 2G से 4G पे एक कस्टमर आता है। सो ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा मूव नहीं है, बट ये एक इंडस्ट्री को 2G से 4G पे ले जाने का एक अच्छा मूव है, और सब्सक्राइबर ऐड करने का एक अच्छा मूव है। अगर आप देखिए, इंडिया एक हमेशा से एक प्रीपेड मार्केट रही है, और कस्टमर्स चाहता है कि वो अपना फोन अलग से खरीदे और सिम अलग से खरीदे। तो वो बंडलिंग जो कई मार्केट्स में जैसे सिंगापुर, हांगकांग वगैरह में होती है, वो इंडिया में कभी ज्यादा चली नहीं है। तो आई थिंक ये थोड़ा एक टेम्पररी मूव है टू मेक दोस 2G कस्टमर्स जंप टू 4G, बट आई थिंक इन द मीडियम टर्म आई थिंक जियो को इस पे सक्सेस मिलेगी, और उसके सब्सक्राइबर एडिशंस भी होंगे जियो फोन की वजह से।
राइट नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ बात करने के लिए और अपने पूरे एनालिसिस के लिए। लुक फॉरवर्ड टू चैटिंग मोर ऑफन फ्रॉम हियर ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन सोनी